हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहां पर हम कर रहे हैं फटाफट रिकैप सीरीज, ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, जिसके अंदर हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है, लगभग 30 से 40 मिनट के रेंज में, ठीक है, डिटेल्ड वाला समरी, ठीक है, जो आपके एग्जाम के टाइम पर रिविजन में काफी हेल्प करने वाला है। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अब, ठीक है, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। और कितनी बार मैं ठीक है बोलता हूं ये आप बताना एंड में। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, बहुत ही बेसिक चीज है, आपने 10वीं से पहले भी पढ़ी हुई है इसको। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, खाली फिजिकल स्टेट में कोई चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे देख ही लो ना कि मेल्टिंग, किसी आइस का मेल्ट होना, वैक्स का मेल्ट होना, या फिर पानी का बॉयल होना, या लकड़ी को काट देना, पेपर को श्रेड कर देना, तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। सो दिस इज फिजिकल चेंज। और जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, भले ही वो तुमको दिखे या ना दिखे, पर वहां पर रिएक्शन इन्वॉल्व है। जैसे किसी चीज को जब बर्न करते हो, पेपर को जला रहे हो, लकड़ी को जला रहे हो, तो असल में वो क्या हो रहा है, बर्निंग का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, राइट। वैसे ही तुम्हारा जैसे एक फल है जो पेड़ पे पक रहा है या सड़ गया है, रॉटनिंग, राइपनिंग, है ना, डाइजेशन वाला प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रस्टिंग जैसे प्रोसेस, करोजन वाले प्रोसेस, दीज ऑल आर व्हाट, दे इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। रिवर्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है यहां पर, ठीक है, दे आर नॉट रिवर्सिबल। तो ये क्या है, दे आर केमिकल चेंज। ऐसा नहीं कि नॉट रिवर्सिबल, बट रिवर्स करना डिफिकल्ट होता है वहां पर, ओके। इसके बाद बात करें अगर कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिसको देख के आप बता सकते हो कि भैया रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, या रिएक्शन का इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकता है। तो जैसे आप देखो, चेंज इन कलर, कहीं पर अगर केमिकल का कलर बदल रहा है तो दैट इज इंडिकेटर कि भाई रिएक्शन हुआ होगा। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में एक और चीज होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन होता है, गैस इवॉल्व होता है, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, सो एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके अलावा क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, कोई चीज को जला रहे हो, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्या है, सब रिएक्शंस है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद चेंज इन फिजिकल स्टेट, देखो लिक्विड से सॉलिड सा बन गया, पाउडरी सा कुछ भी बन गया। तो ये सारी चीजें जो है ये बता रही हैं, दर्शित कर रही है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आप ये बोलोगे सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि जो फिजिकल स्टेट का चेंज है, यानी कि मेल्ट होना, या कोई चीज मेल्ट हो रही है तो सॉलिड से लिक्विड हो गई, तो फिजिकल चेंज स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, तो वहां पर तो रिएक्शन नहीं है। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो रिएक्शन हुआ है, पर केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है, ये बताया जाएगा, ठीक है। आगे ओके, सो नाउ कमिंग टू द बेसिक डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, है ना। पुराने केमिकल्स, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है ना। तो H2+O2 गिव्स H2O, ये क्या है, दिस इज, ये जो मैं बता रहा हूं, दिस विल बी केमिकल इक्वेशन। जब हम रिएक्शन को सही तरीके से लिखेंगे, मैथमेटिकल तरीके से जब इस रिएक्शन को लिखा जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का O है। तो ये सब चीजों को यूज करके जब हम किसी रिएक्शन को दर्शित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन में ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो करके, जहां पे एरो पॉइंट होता है, राइट साइड में देयर प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, प्लस से सेपरेट होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, प्लस से सेपरेट होगा, राइट। और किसी इक्वेशन को और ज्यादा एटॉमिक नंबर, मतलब उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में, पर यहाँ पर एक ही दिख रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू डू बैलेंसिंग, जो आपने सीखा होगा बेसिक लेवल पे, आपको पता ही होगा। बैलेंसिंग के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो दैट यू विल चेक हाउ टू बैलेंस, उसके कुछ ट्रिक्स भी बनाए हुए हैं। तो 2 टाइप की वीडियोस, एक नॉर्मल बैलेंसिंग सिखाया है उसके अंदर, एक ट्रिक थोड़ा सा लगाया गया है, तो आप वो चेक कर सकते हो उसमें, यू विल गेट देयर। सो बैलेंसिंग
करने के बाद जो इक्वेशन मिलता दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब बैलेंस नहीं किया गया है तो इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस इक्वेशन, राइट। आगे बढ़े। ओके, हम रिएक्शंस जब लिखते हैं या इक्वेशन जब लिखते हैं तो रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्या कंडीशंस इन्वॉल्व हुए हैं वो भी मेंशन किया जाता है। जैसे यहां पर देखो कि कहीं पर हीट इन्वॉल्व हुआ, हीट सप्लाई करना पड़ा या लाइट सप्लाई करना पड़ा, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नहीं हुआ तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, अंडर प्रेशर रिएक्शन हुआ है। तो जैसे यहां पर देखो AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज होता है Ag प्लस Br2, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, राइट। इसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं आगे देखेंगे, पर आप देखो रिएक्शन की कंडीशन जो है वो कैसे एरो के ऊपर या नीचे लिखी जा सकती है, ऊपर या नीचे कहीं भी लिखी जा सकती है। गैस लिबरेशन हुआ है तो कैसे दिखाया जाता है, देखो CO2 गैस लिबरेट हुआ है तो यहां पर एरो ऊपर की तरफ, यहां दूर नहीं दिखाएंगे, बेसिकली ये CO2 के आगे ऐसे दिखाया जाएगा, राइट। और टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो देखो यहां पर टेम्परेचर मेंशन किया गया है, राइट। या हीट करके हम हीट अगर कर रहे हो तो नॉर्मली सिर्फ ट्राइंगल भी दिखाया जा सकता है, राइट। कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ है किसी रिएक्शन में कोई खास केमिकल यूज हुआ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ऐसा कोई केमिकल जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए बिना पार्टिसिपेट किए, मतलब वहां पर है तो मौजूद पर वो खुद यूज नहीं हुआ इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, वो सिर्फ उधर था रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। सो सच केमिकल्स आर कॉल्ड कैटलिस्ट। वो रिएक्शन के पहले भी उतना ही था जितना आप मान लो आपने 2 ग्राम डाला, रिएक्शन होने के बाद उसको 2 ग्राम वापस निकाल सकते हो, ऐसे केमिकल को हम कैटलिस्ट कहते हैं। केमिकल्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व आर कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है जब इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होता है किसी रिएक्शन में जब इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होता है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है और उसको डाउन हेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कहीं पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो उधर पे ऐसे डाउन हेड एरो जो है वो दिखाया जाएगा। जैसे गैस के टाइम पे उस गैस के बगल में हमने अप हेड एरो दिखाया, वैसे प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म हुआ है, रिएक्शन में दिख रहा है, नीचे सेटल होता हुआ जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, उसको हम डाउन हेड एरो से दिखाते हैं, ठीक है। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स जब फॉर्म होते हैं, सोल्यूबल रहेगा तो भाई सोल्यूबल तो मिक्स ही हो गया। इसके बाद देखो C+O2 गिव्स CO2, यहां फिजिकल स्टेट दिखाया गया कि भाई कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, ठीक है। 4 ही स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक अगर डिसॉल्व्ड फॉर्म में है तो उसको फिर एक्वस AQ के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन या इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो आया समझ में आपको कि भाई क्या क्या कंडीशंस लिखे जा सकते हैं और कहां लिखे जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखो, राइट। अब आगे देखते हैं, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कुछ हीट निकली है बाहर, तो आगे जैसे प्रोडक्ट आपका लिखा है आपने तो प्लस एनर्जी भी ऐसे लिखी जा सकती है क्योंकि वहां पर एनर्जी लिबरेट हुई है। इसके बाद आता है 4 मेन टाइप के रिएक्शन बेस्ड ऑन द रिएक्शन का पैटर्न, ठीक है। रिएक्शन का पैटर्न कि भाई कितना एग्जैक्टली हीट, मतलब एनर्जी अंदर जा रही है तो कंबाइन हो रहा है कोई केमिकल, है ना, रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्टेंट्स ब्रेक हो रहे हैं या रिएक्टेंट्स में से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है या दूसरा भी पहले को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस पे 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, याद रखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उल्टा बता दिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों को एक साथ याद रखना, इन दोनों को एक साथ याद रखना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है कंबाइन हो रहे हैं। व्हेन केमिकल्स कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है, द रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 गिविंग CO2, H2+O2 गिविंग H2O, हमेशा याद रखना कि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो लिखो, ऐसा डेफिनेशन आया तो the type of chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, 2 या 2 से ज्यादा reactants हैं पर प्रोडक्ट हमेशा सब जुड़ के एक ही प्रोडक्ट बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब ये एकदम अपोजिट है इसका, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अ सिंगल रिएक्टेंट हमेशा सिंगल रहेगा, डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। जैसे कि CaCO3 को भाई साहब मैंने हीट किया तो CaO बना प्लस CO2 बना, तो देखो सिंगल रिएक्टेंट था, तो बहुत इजी पहचान है। इसमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है। यहां पर कंबाइन होता है, यहां पर ब्रेक होता है, इतना ही फर्क है। एक और बात याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा
मेजॉरिटी टाइम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करता है, वो एनर्जी लेके डिकम्पोज होता है। किसी केमिकल को ब्रेक होना है ना तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी सप्लाई करोगे तभी तोड़ पाओगे। याद रखना कि किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। दीवार को तोड़ना है क्या, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक होने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसमें भी कितने टाइप की एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखो कि ए जो है वो बी के साथ मस्त अटैच होके और एक कंपाउंड के फॉर्म में था, तो ए वॉज इन कंपाउंड स्टेट विद बी, पर सी जो है ए से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सी ने क्या किया, ए की जगह ले ली और क्या बना दिया, देखो सी बी बन गया और ए को अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सी ने यहां पर ए को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर ये तभी हो सकता है जब बाहर वाला केमिकल अंदर वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CuSO4 प्लस Zn लिखता हूं मैं, या इफ ऑल आई वांट टू रिप्लेस दिस बाय FeSO4 प्लस Zn लिखता हूं, तो यस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो दिस विल बी डिस्प्लेसिंग आयरन एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 और Fe जो है उसको अकेला Fe को अकेला छोड़ दिया जाएगा। दिस इज डिकम्पोजिशन। तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर मान लो आप क्या करते, कॉपर प्लस FeSO4 करते, तो यहां पर क्या होता कि रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। आगे देखो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या था डिस्प्लेसमेंट वाले में, the type of reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from its compound is called displacement. Double displacement में क्या, इसी का एडवांस वर्जन। इसमें क्या होता है कि एक ने दूसरे को की जगह ले ली, तो दूसरे वाले ने भी पहले वाले की जगह ले ली। मतलब म्यूचुअली ये दोनों कंपाउंड्स ने म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। राइट, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, AB प्लस CD था, यहां बन गया AD प्लस CB। राइट, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है इसी कैटेगरी से आता है। राइट, सो ये आप ध्यान रखना। आगे चलें। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट कैटेगरीज। ठीक है, आगे देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी वो उसको सप्लाई करनी पड़ रही है, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो एनर्जी खुद ब खुद रिलीज कर रहा है। यानी या तो रिएक्शन होने के टाइम पे एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, एनर्जी के बिना रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इट नीड्स एनर्जी, तो वो एंडोथर्मिक। अगर वो एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब अगर रिएक्शन होने के बाद खुद ही एनर्जी निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक। राइट, तो आप याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, एंडोथर्म मतलब ऐसा हीट होता है, पर यहां पर वो नॉर्मली जनरली एनर्जी जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। ठीक है, सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े ताकि रिएक्शन हो, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि भाई इसको हीट करना पड़ेगा CaCO3 को, तो CaO प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में, फूड प्रिपरेशन वाले रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में इट नीड्स सनलाइट एज ए एनर्जी, तब वो रिएक्शन कर पाता है, जब तब वो C6H12O6 जो है वो बना पाता है। ठीक है, सो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेयर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उसका एकदम अपोजिट, एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सो बाहर निकल रही है। राइट, सो द रिएक्शन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड या फिर रिलीज्ड, ठीक है, उसको हम एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। जैसे यहां पर देखो जो हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, यहां पर CO2 और H2O बन रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, एनर्जी लिबरेट होती है, साथ में एनर्जी निकलती है, सप्लाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि एनर्जी वो खुद ब खुद रिएक्शन देता है अपने को। रेस्पिरेशन, जब हम खाना खाते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो बिकॉज दैट रिएक्शन इज हैपनिंग, रेस्पिरेशन का रिएक्शन हमारे सेल्स में हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन होके और हमको एनर्जी मिल रहा है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। राइट, इसके बाद एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। मैंने बताया कि भाई ऐसा जो कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन, यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है, बट ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, यानी ये कौन से कैटेगरी में आते हैं डिकम्पोजिशन,
दे आर एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में आप ध्यान रखो कि 3 टाइप से आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हो इन जनरल, हीट के फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करके और ब्रेकिंग कर सकते हो, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो थर्मोलाइसिस, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हो, मतलब केमिकल को आपने हीट सप्लाई करके ब्रेक किया, सो दैट कम्स अंडर थर्मोलाइसिस। थर्मो यानी हीट और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। इसके बाद फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी केमिकल्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, सनलाइट सप्लाई करके या लाइट सप्लाई करके, दैट इज फोटोलाइसिस, ठीक है, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आप कह सकते हो। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके केमिकल को ब्रेक करना, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आ गया। तो याद रखना, थर्मोलाइसिस हीट में केमिकल को ब्रेक डाउन करना, फोटोलाइसिस लाइट की प्रेजेंस में केमिकल को ब्रेक करना, और इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके केमिकल को ब्रेक करना, ठीक है। आगे देखो, देन कम्स रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड थोड़ा सा समझदारी से पढ़ने वाला पार्ट, बाकी इजी है चैप्टर के अंदर। सो यहां पर व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज इसमें 2 वर्ड्स है एक्चुअली, रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। तो 2 अलग अलग रिएक्शंस है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग में ध्यान रख लेना। ऑक्सीडेशन मतलब किसी केमिकल में ऑक्सीजन का ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना इज ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल। रिडक्शन क्या है सर? रिडक्शन मतलब क्या? किसी केमिकल में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेना, रेड्यूस कर देना ऑक्सीजन, है ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी मैंने अगर तुम में ऑक्सीजन ऐड किया तो मैंने ऑक्सीडाइज किया है तुमको, या मैंने अगर तुम में से ऑक्सीजन निकाल लिया तो मैंने रेड्यूस कर दिया तुमको, दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका एकदम अपोजिट भी चीज होती है कि ऑक्सीडेशन में एक और चीज होता है कि अगर मान लो तुमने किसी केमिकल में हाइड्रोजन किसी केमिकल से बाहर निकाला, इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सम केमिकल, मतलब किसी केमिकल में ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसमें से तुमने हाइड्रोजन को बाहर किया, रिमूव किया, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आइदर दिस और दिस, या तो किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड करना या हाइड्रोजन रिमूव करना इज ऑक्सीडेशन, और इसी का अपोजिट, या तो किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड करने को भी हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। सो आइदर व्हाट इज रिडक्शन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही एक और है, किसी केमिकल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना इज ऑक्सीडेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी केमिकल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, राइट। तो याद रखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल देख लेते भाई साहब। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, C+O2 गिव्स CO2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक केमिकल है कॉपर, उसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड किया गया है। किसमें ऑक्सीजन ऐड किया? कॉपर में। तो यानी कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट। और ऑक्सीजन निकाला कहां से गया? रिमूव कहां से किया गया? मतलब वो कॉपर में जो ऑक्सीजन ऐड किया वो कहां से आया? वो ऑक्सीजन वाली कैटेगरी से आया। तो यानी O2 में क्या हुआ? रिडक्शन, सिंपल है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया, आपको दिख रहा है ना क्या यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो इस पोजीशन पे जो भी चीज है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जहां से वो ऑक्सीजन आया है उसका रिडक्शन। सो व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन? कॉपर। व्हाट इज साइट ऑफ रिडक्शन? O2, राइट। अच्छा, ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीडेशन, क्या ये ऑक्सीडेशन हो पाता अगर ये ऑक्सीजन यहां नहीं होता? अगर ये केमिकल नहीं होता तो क्या यहां ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं। तो यानी इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए जो जिम्मेदार आदमी है वो इधर है, राइट, ऑक्सीजन। सो ये क्या है? ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो केमिकल जिसने सामने वाले में ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहां पर रिडक्शन हुआ, पर क्या ये रिडक्शन अकेले हो पाता? नहीं। दिस रिडक्शन ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। तो यानी ये केमिकल कौन है? दिस इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। बहुत आसान है पहचानना।
राइट साइड में कोई आंसर नहीं होता आपका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, साइट ऑफ रिडक्शन, सब आंसर आपका लेफ्ट में होता है, राइट। तो पहले बस ये पहचान लो कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ है, रिडक्शन कहां हुआ है, फिर ऑक्सीडेशन जहां हुआ है उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन जहां हुआ है उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स इट, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन होता है इसकी जगह तो क्या होता है ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। सो हियर इट्स ऑल लाइक रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर में, रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन। आप देख लो जो अपन ने लिखा वही, ठीक है। देन मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन यू डिफाइन द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल बट itself get reduced. What is reducing agent? The chemical which reduces other chemical and itself will oxidize. सिंपल है। करोजन, देखो हम जो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं उसकी कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, एक है करोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। करोजन पार्ट हम डिटेल में वैसे भी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिक लेवल पर समझ लो कि भाई मेटल की सरफेसेस जो है, मेटल्स आर काफी रिएक्टिव, सो देयर सरफेसेस गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, एंड दिस इज कॉल्ड करोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो किसी मेटल का जब करोजन होता है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, सो दैट इज करोजन। उसको हम स्पेशली जब लोहे का जंग जो होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। इन जनरल किसी मेटल का करोजन है तो उसको करोजन बोलते हैं, राइट। सो उससे क्या होता है, वो अनडिजायरेबल चेंज है, वी डोंट वांट दैट चेंज। हम चाहते हैं क्या भाई, मस्त मैं चाहता हूं कि इस चम्मच में रस्टिंग लगे, जंग लगे तो मैं खाना खाऊं इससे, ना डिजायरेबल नहीं, हम नहीं चाहते वो, राइट। उससे उसका स्ट्रेंथ भी बिगड़ता है, कमजोर हो जाता है वो, और साथ में उसका लुक भी खराब होता है। देखो कैसे गंदा सा लग रहा है वो, ठीक है। तो जो हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रस्टिंग जो है, दिस इज रस्टिंग का एग्जांपल। लोहे में रस्ट लगता है, सो रस्ट मतलब क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर लगता है और वो हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बनता है विच इज रेडिश इन कलर, राइट। इसके बाद है अगला कॉपर। कॉपर में, कॉपर के जो वेसल्स हो गए, आपने देखोगे तांबे के जो वेसल्स होते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर का अटैक होता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन और मॉइस्चर है, वैसे वहां CO2 और देखो C फॉर कॉपर, C फॉर CO2, सो उसका अटैक होता है और वो हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट बनाता है विच इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। कॉपर पे ऐसा देखा रहेगा तुमने, जो तांबे का लोटा होता है उसमें अजीब सा एक ऐसा ब्लूइश ग्रीन सा शेड लगता है, फिर पीतांबरी से उसको साफ करते हैं, दैट इज व्हाट करोजन इज, राइट। इसके बाद सिल्वर की बात करें तो सिल्वर काला पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो सिल्वर सल्फर उस पर अटैक करता है और वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो चांदी जो है वो नॉर्मली डार्क कलर हासिल करता है क्योंकि सल्फर उसको खराब करता है, राइट। सो दैट इज करोजन। करोजन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली मेटल्स आयरन का चीज है तो उसमें पेंटिंग है ना, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, फैन वैन है, मूविंग पार्ट्स है तो ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, अलॉइंग, देयर लॉट ऑफ टेक्निक्स। मैंने बताया कि हम मेटल्स नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ते हैं इसको, राइट। इसके बाद बात करते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज अनदर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन जो अपने लाइफ में कॉमनली अपन देखते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। तो जो ऑयल वाली चीजें हैं, जो भी तेल वाले पदार्थ हैं, ठीक है, वो खराब होते हैं तो उसका एक अलग ही है ना टेस्ट आता है और अलग सा ही, जैसे एक मान लो ग्राउंडनट, मूंगफली जब वो खराब होती है तो कैसा उसका कड़वा सा टेस्ट आता है, ठीक है। या फिर मान लो चिप्स का पैकेट बहुत 5 साल पुराना रखा हुआ था, अपने उसको उठाया खाया, कैसा टेस्ट आया। सो दैट इज व्हाट रैंसिडिटी इज। कोई भी ऑयल वाली, ऑयल बेस्ड वाली जो फूड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, जैसे ग्राउंडनट हो गया, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब ऑयल बेस्ड होता है ना, आपका बादाम, काजू, ठीक है, पिस्ता, ज्यादा टाइम तक रखोगे तो क्या उसका ऑयल मटेरियल पे वो ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल खराब होता है, एंड दैट इज बेसिकली, वो भी एक रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और हम उसको, वो भी अनडिजायरेबल है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही खराब होते हैं, हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए, हम यहाँ पे रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम या तो जैसे चिप्स है तो चिप्स की पैकेट में एक गैस भरी होती है, हवा भरी होती है, कुछ पैकेट्स में ज्यादा हवा भरी होती है, कौन सा होता है वो, दैट इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है काफी लेस रिएक्टिव है, काफी इनर्ट टाइप का है और वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सो फिलिंग द पैकेट्स ऑफ चिप्स विद एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, वो ऑक्सीडेशन रोकता है, राइट।
और इसके अलावा स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट वेसल्स में ऐसे चीजों को रखना, उससे भी काफी हद तक ये जो रैंसिडिटी है वो प्रिवेंट की जा सकती है। एंड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड मटेरियल, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे वहां पर एक यूज किया अपन ने, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से फूड जो है वो रैंसिड नहीं होता, ठीक है। काफी टाइम डीप फ्रीजिंग भी थोड़ा सा हेल्प करती है इस प्रोसेस में। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। एज आई सेड, बैलेंसिंग वाला पार्ट आई होप कि आप लोग सीख चुके हो। अगर नहीं देखा है अगर आपने, तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डालोगे, साथ में एड्यूहैप या एड्यू मंत्र आप डाल सकते हो एंड यू विल गेट दैट वीडियो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ। बाय बाय।